गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ के किए दर्शन, मंदिर आए लोगों की सुनी फरियाद। आईपीएस अरविंद सेन ने कोर्ट में किया सरेंडर, पशुधन घोटाले का आरोपी अरविंद सेन 9 फरवरी तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। लखनऊ में ट्रैक्टर रैली को लेकर प्रदर्शन मामले में सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, सपा नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित समेत 60 पर नामजद और 40 अज्ञात पर केस दर्ज। अब सीजेएम कोर्ट भी सुरक्षित नहीं, चोरों ने कोर्ट के जरूरी कागजात पर किया हाथ साफ, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। मेरठ में महिला की निर्मम हत्या, बदमाशों ने चाकू से कई बार की बर्बरता, हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। हाथरस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर इस मामले में लखनऊ बेंच में फिलहाल सुनवाई टल गई है। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं थी, फिलहाल वो सुनवाई टल गई है। आज बेंच ना बैठने से नहीं हुई सुनवाई, तो आज सुनवाई होनी थी पर बेंच ना बैठने के चलते फिलहाल सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई की अगली तारीख अभी फिलहाल तय नहीं है। तो सुनवाई की अभी अगली तारीख अभी आनी है, तो सीबीआई को दाखिल करनी थी स्टेटस रिपोर्ट, तो सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन फिलहाल अब सुनवाई टल गई है। इस पूरी कवायद के बीच लगातार तमाम सारे तथ्यों को इसमें रखा गया पक्ष की तरफ से, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी थी। सुनवाई फिलहाल टल चुकी है, तो और कारण जो है फिलहाल वो यही बताया और जा रहा है कि जो बेंच की बैठक के चलते फिलहाल ये सुनवाई नहीं हुई है और सीबीआई को दाखिल करनी थी स्टेटस रिपोर्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टली और आज बेंच ना बैठने से नहीं हुई सुनवाई। तो इसके पीछे जो लगातार जो अब पीड़ित पक्ष को बड़ा सवाल है कि इंसाफ। और इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा जी जुड़ गई हैं। सीमा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सीमा जी, सीबीआई को दाखिल करनी थी स्टेटस रिपोर्ट, सुनवाई टल गई है, फिलहाल क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जरा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज बेंच नहीं बैठी, इसलिए सुनवाई नहीं हुई है। कारण अभी तक नहीं पता है, लेकिन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो भी होगी उसमें सुनवाई होगी और सभी पक्षों को सुना जाएगा। आज इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से बेंच नहीं बैठी, तो नेक्स्ट डेट जो भी होगी, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, उस पर सुनवाई होगी। जी सीमा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, तथ्य रखने थे, सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं है और सीबीआई को दाखिल करनी थी स्टेटस रिपोर्ट, जो अब जैसा कि आपने भी बताया। तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि पीड़ित पक्ष को इंसाफ कब तक, जिस तरीके से कवायद चल रही है, जो तथ्य रखे जा रहे हैं, क्या कहेंगी? जी देखिए, बिल्कुल पीड़ित पक्ष को इंसाफ तो जरूर मिलेगा। हम सभी ने देखा चार्जशीट जो फाइल हुई है उसमें जो क्राइम हुआ था उन लोगों को आरोपी बनाया गया है। यहाँ पर लखनऊ लखनऊ हमारी हाई कोर्ट जो बेंच है वहाँ पर जो सुनवाई हो रही है वो क्रिमेशन के ग्राउंड पर हो रही है। रात में जो उस डिसीज पर्सन मृतिका को जिस तरीके से जलाया गया, क्रिमेट किया गया विदाउट एनी लास्ट रिचुअल्स, तो उसको लेकर के यहाँ सुनवाई हो रही है और इसमें भी डेफिनेटली पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हाँ, पहले ही बार ऐसा हुआ है जब से ये केस की सुनवाई शुरू हुई है कि आज बेंच नहीं बैठी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो भी होगी तो डेफिनेटली इनको मिलेगा वहाँ से जो भी इनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उन सब पर कोर्ट फेवर में ही जजमेंट देगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो सीनियर एडवोकेट और पीड़ित पक्ष की वकील हैं सीमा कुशवाहा जी, जो कि बता रही थी कि फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टली है और आज जो वजह बताई जा रही है वो यही कि बेंच ना बैठने के चलते ये सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई की अगली तारीख फिलहाल तय अभी तक नहीं है, लेकिन पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार पूरी तरीके से प्रयासरत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। घर में घुसकर एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जहां पर दरिंदों ने चाकू से काटकर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को क्षत विक्षिप्त पाया गया। वारदात के बाद मौके से फरार हो गए बदमाश। तो हत्या का फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और जानी थाना के कलंजरी गांव का मामला सामने आया है। तो हम बात कर रहे हैं मेरठ की
बड़ी खबर की, जहां पर हत्या के बाद शव को किस तरीके से क्षत विक्षत किया गया है, ये भी जो तस्वीरें ऐसी आई हैं जो हम आपको शायद दिखा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं, विचलित कर सकने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की जो मेरठ से आई है, जहां पर घर में घुसकर एक महिला की निर्मम हत्या की और दरिंदों ने चाकू से काटकर उतारा मौत के घाट। ये कैसी मानसिकता थी, क्या सोच थी, क्या मामला था, दरिंदों की जो दरिंदगी है वो किस हद तक पराकाष्ठा उसकी साफ तौर पर नजर आई। तो हत्या के बाद हत्या की जाती है पहले और उसके बाद शव को क्षत विक्षत किया जाता है और वारदात के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। हालांकि अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस लगातार तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, तफ्तीश पुलिस की लगातार जारी है। लेकिन उनका घर में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा। थाना जानी के ग्राम कलंजरी में एक महिला जिनका नाम कुमुद शर्मा पत्नी राजू है, उम्र लगभग 45 वर्ष, उनका घर में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है। तो अज्ञात बदमाश आते हैं और फिलहाल हत्या करके चले जाते हैं। तो घटना को हालांकि इसके पीछे क्या कुछ वजह है, टंडन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए मेरठ से। मेरठ घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या, चाकुओं से काटकर उतारा मौत के घाट। क्या कुछ पता लग पाया अभी तक? हत्यारों के बारे में कुछ पता लग पाया क्या? आलोक जी, कलंजरी गांव का मामला है, जाने थाना इलाके का। जब ये कुमुद नाम की महिला अपने घर में थी और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, उस समय बताया जा रहा है कि कोई भीख मांगने भिखारी घर में आया था और शायद उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आलोक, बताया जा रहा है कि महिला के गले पे भी निशान है चाकू से मार के, और साथ ही साथ इसकी जो दाई आंख है वो भी निकाल ली गई है। उससे जो चाकू है वो भी इसकी बॉडी के अंदर आधा टूटा हुआ फंसा हुआ मिला है। आलोक, अभी तक पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मारा किसने है और क्यों मारा है। लेकिन जो घटना है, घटना का तभी पता लग पाएगा जब इसका देवर, जो महिला का देवर है, वो घर पर पहुंचा और घर पे उसने दरवाजा खोल के अंदर जाकर देखा तो उसकी भाभी लहूलुहान पड़ी हुई थी और उस समय तक उसकी मौत हो चुकी थी। आलोक, जो महिला का पति है वो राजस्थान में कहीं ठेकेदारी करता है, किसी होटल चलाने का भी वो काम करता है। उसके पति को भी सूचना दे दी गई है, लेकिन हथियारों का अभी तक कोई भी सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस की अब तक की तफ्तीश क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से पुलिस ने आसपास के इलाके में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो जिस समय महिला का मर्डर हुआ था तो उस समय के आसपास कोई भिखारी उसके घर के आसपास देखा गया। तो ये भी बताया गया कि कोई भिखारी महिला से बात की और महिला के घर के अंदर गया है। तो अभी उस भिखारी को भी ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जब भिखारी को पकड़ लिया जाएगा, भिखारी के पास तक पुलिस पहुंच जाएगी, तभी शायद इस पूरी घटना से पर्दा उठ पाएगा। चलिए, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाना ताना के कलंजरी गांव का ये मामला सामने आया, जहां पर पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात केशव कुमार का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आपको सुनवाना चाहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, फिलहाल इस पूरी कवायद के बीच मेरठ के मामले की, जहां पर घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या दरिंदों ने चाकुओं से काटकर मौत के घाट उतारा। और आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर में एक बीजेपी विधायक के बेटे ने सरेआम एक युवक की हत्या कर दी। दरअसल यहां बीजेपी विधायक के बेटे ने एक व्यक्ति को मामूली से विवाद में सरेआम सड़कों पर पीटा और गला दबाकर तालाब के किनारे फेंक दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने उन्हें उल्टा धमकाकर भगा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पलिया स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। राम के लड़के नीरज वो भी यहाँ से निकले अपने कार्यालय से, ये भी आए खूब थे। हम आप दुकान पे खड़े थे, वहाँ पीछे खड़े हो तो अपनी दुकान है, खड़े हैं, 8:30 टाइम हुआ था।
बस इतने में उन्हें बस पकड़ा और नीचे खींच लिया। नीचे खींच लिया, नीचे खींचते हुए हमें कार्यालय तक लेके गए। वही तालाब है, तालाब के पास उन्हें पकड़ा थे, सब इतना मारा हमें, उनके पैर हमने छुए तब उन्हें जाके मैं छोड़ा बाहर, तालाब फेंके दे रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। हापुड़ में बैठक में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी चुनाव को लेकर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए हापुड़ के संगठन कार्यकर्ता उत्साहित और सक्रिय हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को भी लेकर उन्होंने बयान दिया। पंचायत के चुनाव लेकर ये प्रवास है। हापुड़ में संगठन के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, सक्रिय भी हैं और मन से लगे हुए हैं और बहुत अच्छा संगठन चल रहा है उमेश राणा के नेतृत्व में और संगठन भी मजबूत चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा की जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। देश का किसान कभी गुंडा नहीं हो सकता, सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। का किसान कभी गुंडा नहीं हो सकता और जो गुंडा होगा वो इस देश का किसान नहीं हो सकता। कल जो लाल किले पे हुआ इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को जाती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के अंदर में आता है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था कि लोग लाल किले तक पहुंच गए, लाल किले पे चढ़ गए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। इस देश का किसान गुंडा नहीं हो सकता और जो गुंडे होंगे उस देश के किसान नहीं हो सकते, ये तय है। वहीं कानपुर कचहरी में गणतंत्र दिवस पर एक दिन के अवकाश के बाद बुधवार की सुबह अदालतें खुली तो सनसनी फैल गई। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच सीएमएम कोर्ट रूम का ताला तोड़कर चोरी की घटना ने सभी को चौंका दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कराई है और चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि सीएमएम कोर्ट में कितनी फाइलें गायब हैं। कचहरी परिसर में अदालतों का काम खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा रहती है। गणतंत्र दिवस पर अवकाश के कारण बुधवार की सुबह अदालतें खुली और कामकाज शुरू हुआ था। इस बीच सीएम कोर्ट रूप में कर्मचारी पहुंचे तो सन्न रह गए। यहां पर कोर्ट के ताले टूटे पड़े थे। वहीं बताया जा रहा है कि कोर्ट से कुछ जरूरी कागजात और पत्रावली भी चोरी हुई है। ये कल रात में यहाँ पर सीएमएम कोर्ट है, इसमें ताला जो लगा था उसकी कुंडी को काटा गया है। अभी किसी सामान के गायब होने की कोई सूचना नहीं है। इसको देखा जा रहा है, इसका सर्विलांस देखा जाएगा। सीसीटीवी भी लगा हुआ है और इसका फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। हमारे यहाँ सीएमएम महोदय के यहाँ अदालत में जो ताला लगा था, मैं आया तो मुझको जानकारी हुई कि वो ताला तोड़ दिए, टूटा है। लेकिन ताला क्या टूटा, उसका कुंडा किसी ने काटा है। पहुंचा तो यहाँ पर एसपी महोदय, सीओ महोदय, ये लोग हैं, सब अपनी उसकी जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी आ रही है। ये देखा जा रहा है कि आखिर ये ताला कैसे टूटा है, क्यों।
वहीं हरदोई के बेनीगंज थाना इलाके में एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि प्रेमी युगल एक ही गांव के रहने वाले थे और एक ही बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। दोनों एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार इसके लिए राजी नहीं थे। लिहाजा दोनों ने गांव से कुछ दूर पर एक बाग में एक ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल घटना के बाद दोनों के परिवारों ने चुप्पी साध रखी है। प्रेमी युगल की आत्महत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने, आपको बता दें कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। स्वजातीय एक नवयुवक और नवयुवती की हैंगिंग दशा में शव प्राप्त हुए हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तक की सूचना अनुसार प्रेम प्रसंग का प्रकरण प्रकाश में आया है। कोतवाली बेनीगंज पुलिस और परिजन मौके पे हैं। इसमें अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई, न्यायोचित कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। वहीं आगे बढ़ेंगे। हरदोई में हत्या और पिकअप लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने कबूल करते हुए बताया कि भाड़े पर सब्जी लोड करने के बहाने हत्यारों ने गाड़ी चालक को फिरोजपुर खुर्द रोड पर बुलाया। गाड़ी में बैठे गांव के हत्यारोपियों ने रास्ते में कुतुब नगर के पास गाड़ी रुकवाई और चालक की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक का शव पंक्तियों से ढक दिया और फिलहाल शाहबाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नामक एक नवयुवक था जो बोलेरो चालक थे और 22 तारीख से वो अचानक रात्रि से गायब हो गए थे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। थाना पुलिस को 24 तारीख को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात एक टीम गठित की गई और उनकी ढूंढ की गई तो पता चला कि उनकी डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में पाई गई है और वो अभियुक्त की निशानदेही, रामू अभियुक्त जो है उसकी निशानदेही पर ये बरामदगी हुई है। इसमें 2 और लोग थे। इन लोगों ने लूट के इरादे से, बोलेरो लूट के इरादे से उनकी हत्या की थी। इसमें एक अभियुक्त अभी फरार है, 3 की गिरफ्तारी हुई है और इसमें पुलिस द्वारा अच्छे तरीके से अनावरण किया गया। हरदोई की बात करेंगे, जहां अवैध कोचिंग सेंटर के मकड़जाल में छात्रों का भविष्य अधर में लटक कर रह गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले फर्जी कोचिंग की शिकायत पर उप जिला अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने छापा मारकर कोचिंग सेंटर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जहां कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित कोचिंग संचालकों में हड़कंप की स्थिति है, तो दूसरी तरफ जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा टीम गठन कर अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर के संचालकों की नींद उड़ा दी है। करीब सभी ब्लॉकों में और सभी नगर क्षेत्रों में जो हमने जांच करने के लिए प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है और ये जो टीम है वो सतत जो है जांच करती रहेगी और औचक निरीक्षण भी करेगी और छापा भी डालेगी। अगर कोई इस तरह का कहीं से किसी माध्यम से अगर पता लगता है कोई अवैध कोचिंग चला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग लगातार निगाह रखे हुए हैं कि अगर कोई भी जनपद में अवैध कोचिंग संचालित न होने पावे और जो लोग सही है रजिस्टर्ड कोचिंग है उनको भी हम निर्देश दे रहे हैं कि नियमानुसार जो उनको गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और उसके अनुसार ही कोचिंग चलावें। और सभी को जो है अग्निशमन यंत्र जो है सबके यहाँ जरूरी होना चाहिए। सभी को इसका NOC अग्निशमन विभाग से लेना अनिवार्य है और उसके अलावा जो है अगर कोई भी इस तरह का जो पूर्व से भी संचालित है कोचिंग, उनके यहाँ अगर इस तरह NOC नहीं प्राप्त है तो उनको भी हम निरस्त कर देंगे। जो है सहारनपुर महिला सशक्तिकरण सम्मान के चलते जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आज DC जैन इंटर कॉलेज की टॉपर राखी को 1 दिन का जिलाधिकारी बनाकर दिया। बता दें कि महिलाओं में स्वावलंबन की भावना को जागृत करने के लिए और पढ़ाई लिखाई की प्रमुखता के चलते सहारनपुर की टॉपर राखी को आज 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया गया, जिसके बाद 1 दिन की जिलाधिकारी राखी ने लोगों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। मैंने DC जैन इंटर कॉलेज से इंटर की पास आउट किया अभी 2020 में और अभी जो है मैं IIT की तैयारी कर रही हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ तो उसी के लिए मैं IIT की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ तैयारी ही कर रही हूँ, मतलब अभी कुछ और नहीं। आज आपको 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया गया, भविष्य में आप क्या अपना कैरियर किस क्षेत्र में बनाने का? सर मैं इंजीनियरिंग में चाहती हूँ, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग। कंप्यूटर के क्षेत्र में मतलब उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, इसके उद्देश्य से
मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है एक दिन के लिए राखी कुमारी राखी हैं, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड में इंटरमीडिएट की टॉपर हैं। उनको एक दिन के लिए जिलाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है और आज वो जिलाधिकारी के पद पर जो भी जन शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं उसका निस्तारण कर रही हैं। इससे निश्चित रूप से जो अन्य छात्राएं हैं उनको भी आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। कला के क्षेत्र में बच्चों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए कलांतर आर्ट ट्रस्ट ने भातखंडे कला एकेडमी कैसरबाग में कला प्रसंग आयोजित किया। साथ ही संस्था की प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय उमा रानी की स्मृति में स्कूल के छात्रों को कला सामग्री भी वितरित की गई। बता दें कि कलांतर आर्ट ट्रस्ट कई वर्षों से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से असहाय बच्चों को कला की मुख्यधारा से जोड़ने में प्रयासरत है। संस्था से जुड़े विशाल श्रीवास्तव का कहना है कि कला में रुचि रखने वाले कई बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं। कलांतर ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए अग्रसर है और आने वाले दिनों में हम हर किसी को कला के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। दो चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो ये पहला स्टेज है कि लोग कला के शिक्षा के प्रति जागरूक हों। अगली स्टेज में हम कला में ऑनलाइन और अपने स्टोर्स खोलने का हमारा प्लान है, जिसमें इन्हीं बच्चों का के जो भी आर्ट वर्क हैं उसको रखा जाएगा और इससे जो भी उनकी आर्ट, अभी क्या होता है एग्जीबिशंस लगती हैं रिनोन आर्टिस्ट की लगती हैं, हम उसको अभी क्या होता है कि एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति कला को अफोर्ड नहीं करता इसलिए खरीदता नहीं। हम इन बच्चों की कला को मध्यम वर्ग तक पहुंचाएंगे जिससे मध्यम वर्ग के लोग कला खरीदें और इन बच्चों को। रामनगरी अयोध्या में स्वच्छता रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। दरअसल अयोध्या नगर निगम में खुले में शौच को लेकर पूर्ण रूप से मुक्त हो गई है और उसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ODF प्लस की रैंकिंग दी है। अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप अयोध्या का विकास एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में किया जा रहा है। स्वच्छता के रूप में सबसे पहले अयोध्या नगर निगम को खुले में शौच से मुक्त करना था। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी जिसे खत्म करना एक चुनौती थी और उसे अब खत्म कर दिया गया है। अर्बन एरिया में नगर निगम ने पिछले 2 महीनों में 125 सीटों का उद्घाटन किया, उसे जनता को समर्पित किया गया। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चूंकि चल रहा है तो अयोध्या में जो QCI संस्था है उनके द्वारा यहाँ सर्वे किया गया। उन्होंने हमारे जो सामुदायिक शौचालय बने हैं उनका निरीक्षण किया, उनकी व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखा और हम लोगों ने पूरी तरीके से आउटसोर्स कर दिया है इनका संचालन और उसकी व्यवस्था को देखने के उपरांत अब बड़ा हर्ष का विषय है कि अयोध्या को हमारी पूरी टीम के एक मेहनत से, हमारे पूरी नगर निगम की टीम और यहाँ की जनता के सहयोग से हम लोगों ने अयोध्या को पुनः ODF++ का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 72वां गणतंत्र दिवस उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में जॉर्जियन एकेडमी में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बालाजी कोचिंग के फाउंडर चेयरमैन अजय दुबे ने झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अरेबियन टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर तारिक सलीम, जॉर्जियन एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद सैफ, स्कूल की प्रधानाचार्य मिसेस सिंथिया निर्दोष के साथ ही स्कूल का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। इस मौके पर महानायकों को भी याद किया गया और संविधान के बारे में चर्चा हुई। कोविड-19 के चलते इस बार विद्यालय में ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए ट्रैक्टर मार्च के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई ये घटना निंदनीय है और अखाड़ा परिषद मांग करता है दिल्ली पुलिस ऐसे हिंसा करने वाले उपद्रवियों को चिन्हित करे और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। वहीं उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, ऐसे हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होंगे। आंदोलनकारियों को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे सरकार के आगे पेश करना होगा। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि उपद्रव करने वाले लोग किसान नहीं थे। आत्मा आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग दिन रात मेहनत करिए, आपके द्वारा पैदा किए हुआ अन्न सभी लोग उसको खाते हैं और आप हमारे अन्नदाता हैं, तो आपके साथ कोई अन्याय न हो इसके लिए हम सब संत महात्मा आपके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन
अगर कोई आंदोलन हिंसावादी होता है तो वह अनुचित है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना आंदोलन खत्म करके कृषि मंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, सबसे मिलकर बैठ के आप लोग बात करिए। कुछ बातें ऐसे भी हैं जो आपके पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि जो किसान कानून बनाया गया है वह वास्तव में किसानों के हित में है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।